वेलकम टू स्टडीगर। आज हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे। इससे पहले वी हैव स्टडीड पावर शेयरिंग, ठीक है, इंग्लिश टिल फायर एंड आइस, everything has been taught to you in a very good way. Hindi also it is going on. Surdas ke pad has been completed. Everything of class 10th related to class 10th it has been taught to you. Just to go visit this channel and you will get playlists of those. So just go and study all the playlists. Okay, so let's start. ओके तो आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है वही देख लेते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है क्या होता है। आई थिंक पढ़ा भी है ये 7th वगैरह में, बट अभी देख लो डिटेल्ड में, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड। जो चीज़ याद में रखनी है वो चीज़ पे स्पेशल फोकस ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन a central authority and various constituent units। अच्छा देखो, इसमें भी कोई भी चीज़ is not that you will क्या बोलोगे उसको, रट्टा मारना जिसको बोलते हैं ना, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लर्न मत करो, जस्ट सी एंड समझो ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो फेडरलिज्म में डेफिनेशन क्या कह रही है? फेडरलिज्म में डेफिनेशन ये कह रही है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि पावर जो है वो डिवाइड हो रही है। अब अगर वो डिवाइड, अब सोचो एक केक का पीस है, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड। तो यार वो क्यों डिवाइड हो रहा है? बिकॉज वो इक्वल पार्ट्स में किसी को दिया जा सके, ठीक है। तो पावर हैज़ बीन डिवाइडेड, और जो जिस चीज से डिवाइड हो रहा है, मान लो ये केक जो है वो तुम्हारा एक टाइप पे मतलब एक तरीके से तुम्हारा सेंट्रल अथॉरिटी है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी है, और ये तुम्हारे जो है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये तुम्हारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये केक जो है वो तुम्हारा सेंट्रल अथॉरिटी है। तो सेंट्रल अथॉरिटी से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, अब इसमें पावर डिवाइड करी गई, उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी यूनिटरी फॉर्म से भी मिलती हैं। यूनिटरी फॉर्म क्या है, अभी वील जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो। तो देखो, पहली तो बात हो गई कि पूरी कंट्री लेवल पे एक कोई गवर्नमेंट होगी, कि पूरी कंट्री लेवल पे एक कोई गवर्नमेंट होगी जो एंटायर कंट्री का देखेगी, उसको हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, क्योंकि बीच की है ना, ठीक। अब यहाँ पे यूपी निकल आया, बिहार निकल आया, मध्य प्रदेश इधर निकल आया, महाराष्ट्र निकल आया, तो इन सब की अलग अलग गवर्नमेंट्स डिवाइडेड होंगी। इतना समझ में आ रहा ना? मतलब अपने इंडिया में भी ये चीज़ है, इसलिए आई थिंक समझना ईजी है कि एक गवर्नमेंट सेंट्रल की, ठीक है, और पावर्स को डिवाइड कर दिया स्टेट्स में। तो पहली चीज़ क्या हो गई? सेंटर में, जो कि पूरी एक इंटायर कंट्री की हो गई, ठीक। फिर उसके बाद स्टेट या फिर प्रोविंस में डिवाइड कर दी गई पावर्स। आई होप दिस इज क्लियर। फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पूरा उल्टा है, ठीक है। यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में क्या होता है कि एक किंग है, ही विल बी टेकिंग ऑल द डिसीजंस, कोई भी डिसीजन होगा। और फेडरल में क्या होता है? किंग है, बट उस किंग को पहले इससे पूछना है डिसीजन लेने से पहले, फिर इससे पूछना है डिसीजन लेने से पहले, फिर हमें इससे पूछना है डिसीजन लेने से पहले। और ये क्या कर रहा था? स्ट्रेट ओवर, उसने बस खाली डिसीजन ले दिया, ठीक, ये होगा अपन से, ठीक है। तो इसने किसी से पूछा नहीं डिसीजन लेने से पहले, बट ही यानी कि कौन सा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले को ही हैज़ टू आस्क एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलो देखो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल होल्ड करती है पावर, यानी देखो तुमने जैसे देखा था कि सेंट्रल होगी, फेडरल में भी देखा था सेंट्रल होगी। तो सेंट्रल पावर होल्ड करती है,
बट अगर सेंट्रल इससे ये बोला जाए कि सेंट्रल को किसी से पूछ करके डिसीजन लेना है तो वो फेडरल होगा, ठीक है। अगर उसको एक मतलब कि वो खुद अकेला डिसीजन ले रहा है विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन और समबडी और समथिंग, तो वो तुम्हारी हो गई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसका एग्जांपल्स हो गए चाइना, यूके, सिंगापुर, इससे याद करो। और फिर उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट हुई? ऐसी 2 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी देखो इसमें पावर फॉर्म ने कर दिया है डिवाइड, ठीक है। किसमें किसमें किया है? एक सेंट्रल में किया, यानी कि एक सेंटर में हुआ है, अभी बताया था, ये यहाँ पे बताया था ना, और एक स्टेट में हो गया डिवाइड। पावर्स को कर दिया गया है डिवाइड स्टेट और सेंटर के बेसिस पे, तो वो तुम्हारी हो गई कौन सी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। अब आगे देख लो, ये चेंजेस कैन बी मेड बाय द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि कोई भी चीज करी जाएगी तो वो कंसेंट, पार्लियामेंट का कंसेंट उसमें लगेगा। इसको याद, इसके एग्जांपल्स याद करने के लिए एक एसबीआई बैंक याद कर लो, तो स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया। तो यार देखो, इसके पहले हमने देख लिया था कि यूनिटरी और फेडरल फॉर्म के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा अब हम देख लेते हैं कि जो फेडरल फॉर्म है, मतलब हमें ये पता चल गया अभी कि वो फेडरल फॉर्म है वो ज़्यादा बेटर फॉर्म है ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब फेडरल फॉर्म में इसके फीचर्स देख लेते हैं, ठीक। इसमें देखो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स या फिर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो। देखो जैसे अपने में भी है, एक पूरा सेंट्रल है, फिर स्टेट है, ठीक है, फिर लोकल भी है, ठीक है। यानी 2 तो हो, 2 के बाद तीसरा भी हो सकता है, तो वो आप उसको फेडरल बोलोगे, तभी हमने इंडिया को फेडरल में काउंट करा था। अब डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट रूल द सेम सिटीजन्स बट द टायर्स हैव डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि इंडिया है, इंडिया में यार देखो पूरा इंडिया सेंट्रल से भी रूल हो रहा है, ठीक है, और वही इंडिया साथ के साथ आपके स्टेट से भी रूल हो रहा है, ठीक है। अब जो इंडिया रूल नहीं हो रहा, मतलब इंडिया के सिटीजन्स रूल हो रहे हैं, तो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी तो आ सकता है ना, कि मतलब स्टेट बोले कि ये करना है हमें अपने सिटीजन्स के साथ, और सेंट्रल बोले कि हमें ये करवाना है इन सिटीजन्स के साथ। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो इसको कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है, ये चीज। अब देखो, ज्यूरिडिक्शन ऑफ लेवल्स आर स्पेसिफाइड, यानी कि कौन किन चीजों पे एक्शंस लेगा, ये चीज आपकी स्पेसिफाइड होती है। और कुछ कुछ चीजों में होता है जिसमें कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर हो जाती है, मतलब हमारे वजह से कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर चली जाती है एज कम्पेयर टू स्टेट लेवल, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपको पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, उसको अगर आपको उसमें आपको कोई भी चीज़ को चेंज करवाना है अगर, तो आप उसको सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमारा सेंट्रल बोल रहा है तो इसको चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल मानेगा, स्टेट मानेगा, लोकल मानेगा, इनकी प्रॉपरली मीटिंग होगी, तब अगर ये 3 मान जाते हैं तब कोई भी चीज़ जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो पाएगी, ठीक। और अगर ऐसा कोई भी केस आ जाता है, अभी मैंने बताया अगर ऐसा कोई भी केस आ जाता है तो कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स, अभी बोथ द लेवल्स का मतलब स्टेट और सेंटर से, ठीक, बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक। अब क्या हुआ? जुडिशरी हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग, मतलब जो सेंटर और स्टेट है उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, तो जुडिशरी आएगा, जुडिशरी बोलेगा ना 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 ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको तुम मतलब दूसरे तरीके से अगर वो कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट द वे दैट इट शुड बी डन। सो जुडिशरी इज़ अ थिंग, जुडिशरी इज़ अ सिस्टम जो आपको बोलेगा कि दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट करेक्ट, ठीक। यानी जो जुडिशरी एक तरीके से टीचर की तरह प्ले करता है रोल, दैट दे आर डूइंग देयर वर्क, लेकिन टीचर को जो आपका सुपरवाइज करना, यानी कि इसका काम क्या हुआ? सुपरविजन का काम होता है इसका, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काम यही है कि वो ये सिर्फ देखते हैं कि जो भी काम हो रहा है
वो काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं। अगर वो चीज़ नहीं हो रही ठीक तरीके से तो उसको ठीक तरीके से करवाने के लिए काम करा जाता है। क्लियर। अब देखो फेडरल जो भी गवर्नमेंट होती है उसका क्या होता है, पहली चीज तो होगी टू सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इतना डाइवर्स कंट्री है, अगर उसमें मतलब आप देख लो तो रीजनल डाइवर्सिटीज भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद भी वी आर नोन एज कलेक्टिवली इंडियंस, जाने जाते हैं। तो इस यूनिटी को ना तोड़ा जाए इसके लिए मतलब फेडरलिज्म में काफ़ी चीज़ें होती है। मतलब जैसे आपने बेल्जियम वाले केस में पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका वाले में उसमें अकोमोडेशन हो गया था, नहीं हुआ तब श्रीलंका में, ऐसे सब मतलब ये चीज़ ठीक है। तो वो चीज़ है ना, तो श्रीलंका में जैसे कि नहीं मतलब इन लोगों वो लोग माने थे, तो हम वो गलती अब दोबारा नहीं करते हैं। हम वो चीज़ को मान जाते हैं और सेफगार्ड कर लेते हैं कहीं ना कहीं अपनी यूनिटी को। ठीक, अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि जो जो मतलब कम होती है रीजनल जो मतलब आपका बोल सकते हो कि काफ़ी कम आपकी ऐसे रीजन्स हो जो कि बहुत माइनॉरिटी में हो कोई भी ऐसा, तो फिर हम उसको कहीं ना कहीं बचा के रखते हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह है जैसे कि कोई भी अगर माइनॉरिटी में है और उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो आपको मिल जाता है। लाइक इस टाइम पे अगर मैं ऐसे थोड़ा उल्टा एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो वो हो गया कि SC/STs को भी आपको रिजर्वेशंस मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन टू इम्प्रूव देयर सिचुएशंस गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस काइंड ऑफ स्कीम। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब जो हमारी आइडियल सिस्टम ऑफ आपका फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में दो चीज़ें हैं, एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। पहली चीज़ जो हो गई कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब दो पर्सन, इफ टू पर्सन आर टॉकिंग दे शुड हैव द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर, कि मैं इसमें मान जाता हूँ तो तुम इसमें मान जाओ। लाइक बेल्जियम में हुआ था, सही बोल रहा हूँ, हाँ बेल्जियम में हुआ था ये चीज़। फ्रेंच लोग मान गए थे आपको पावर देने के लिए पूरा कंट्री में, एंड वो कंट्री वाले वो मान गए थे कि सेंटर में आपको। ठीक, तो ये चीज़ हुई थी, तो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना। अब यहाँ पे एक इंसान था फ्रेंच और एक था आपका वो डच। तो डच ने कहा कि भाई मैं तेरे को दे दूंगा पूरी कंट्री में पावर, तू मेरे को स्टेट में देगा, मतलब पर्टिकुलर आपको ब्रुसेल्स में देगा। तो ये मान जाएगा कि ब्रुसेल्स में भी पावर दे देंगे, लाइक दैट। ठीक है, अग्रीमेंट ऑफ पीपल वही चीज़ हो गई कि अग्री कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी। ओके, सो इससे पहले पढ़ा था, अब बात आ रही है कि दो तरीके के फेडरेशन है। एक है तुम्हारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक है तुम्हारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब अगर दोनों फेडरेशन अलग अलग है तो मतलब दोनों का काम भी अलग अलग होगा। देखो रटना नहीं बिल्कुल भी, ध्यान से पहले नाम देखते हैं, नाम के बाद देखेंगे कि क्या चीज़ मतलब ऐसा हो रहा है कि नाम से मतलब कुछ अगर सिंथेसाइज आप मतलब एक्सट्रैक्ट कर पाओ तो दैट इज मच बेटर। बल्कि या तो फिर आप उसको रटो बैठ के, दैट इज आई डोंट थिंक सो दैट सो ग्रेट। सो कमिंग टुगेदर यानी कि कोई साथ में आ रहा होगा, समवॉट लाइक दैट। ठीक, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो साथ में आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो साथ में आ जाते हैं ताकि उनका पावर बढ़ सके। ठीक है, लाइक यूएसए देख लो अगर, तो यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड यानी कि ये सब क्या हुआ है, साथ में आए हैं। मतलब जो उसके अलग अलग स्टेट्स हैं वो सारे के सारे साथ में आके उन्होंने एक यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया ताकि कि उनकी पावर एक्सटेंड हो सके। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि जो मतलब पावर डिवाइड होती है वो डिवीजन बेसिकली क्या होता है कि हर के पास मतलब हर जो भी उसकी आइडेंटिटी होती है सबके पास इक्वल पावर होती है। ठीक है, लाइक एग्जांपल में देख लो यूएसए स्विट्जरलैंड। यार ये चल नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस। देख लेते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर का क्या हुआ, पकड़ के रखा है किसी तरीके से, पकड़ के रखा है।
इन द कंट्री पावर जो होती है कंट्री वाले आपस में ही डिवाइड कर लेते हैं, कंट्री वाले लोग आपस में ही पावर डिवाइड कर लेते हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि वो मतलब जो सिविल वॉर जैसी जो सिचुएशंस हैं, या फिर जो बीच का मतलब अपने कंट्री का अंदर का जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो मिटाना चाहते हो, इस वजह से ऐसा कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? स्पेन, बेल्जियम, इंडिया। यहाँ पे भी SBI देखो चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी तुम SBI करके लिख सकते हो। तो SBI करके मतलब क्या हो जाएगा? स्पेन, SBI, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया। इससे पहले वाले में बताया था SBI, भूल मत जाना, ठीक। उसके बाद मतलब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री, मतलब कोई भी चीज़ को करने के लिए हमें उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा है, ठीक है। तो इंडिया फेडरल कैसे है? बाय द वे राइट आ गई, ठीक है। तो बेल्जियम जो है आपका बेल्जियम नहीं, इंडिया फेडरल कैसे है ये हम ऐसे बता सकते हैं कि 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है इसमें। देखो सेंटर है, स्टेट है और आपका लोकल है, यानी कि ठीक। फिर उसके बाद 3rd टायर बाद में हो गया था, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सिटीज में होता है वो, और वो दूसरा वाला होता है विलेजेस में, ठीक है। फिर अब स्टेट 3 लिस्ट देख लेते हैं। 3 लिस्ट में कौन सी है? पहली यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है, तीसरी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, और चौथी लिस्ट पे बनी है रेसिड्यूरी लिस्ट, ठीक है ना। देखो यूनियन से मतलब समझ आ रहा है कहीं ना कहीं जोड़ा घटाओ, मतलब कि ऐसा लिस्ट जो मतलब पूरा कंट्री में एक ही मतलब आपका डिसीजन है अगर, तो इट विल इम्पैक्ट द होल कंट्री, द टाइप ऑफ डिसीजन विच विल इम्पैक्ट द होल कंट्री। देखो पहला चीज आई थिंक आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन इंग्लिश, हर चीज़ हिंदी में इसलिए बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न। उसके बाद आप लिख तो अपने आप भी इंग्लिश में सकते ही हो, ओके। सो अब इसमें देखो आपके पास यूनियन है, ऐसा लिस्ट जो कि आपका पूरा मतलब पूरा कंट्री का डेवलपमेंट या कोई चीज़ उससे इफेक्ट हो सकती है। तो उसमें वैसी चीज़ें आएंगी, डिफेंस हो गया और आपको फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक। दूसरी क्या हो गई? स्टेट लिस्ट हो गई। स्टेट लिस्ट ऐसी कि डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या चीज़ कैसा है, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो स्टेट को फैसला लेने दिया जाता है, मतलब स्टेट लिस्ट में वो सब चीज़ें आती है, लाइक पुलिस हो गया, ठीक, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर। अब पूरे सेंटर को क्या पता है कि यूपी में किस चीज़ की खेती ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसमें वो उनके ऊपर है, उसके ऊपर वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक, स्टेट वाले। तीसरी हो गई आपकी कौन सी? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का मतलब जो ऐसी लिस्ट हो गई जो तुरंत का फैसला आप बोल लो, और उसमें एजुकेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया, मैरिज हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है। अब ये 3 चीज़ें हुई थी और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो या तो उस टाइम पे थी नहीं, या फिर तो हम उसको छोड़ दिए, मतलब हमने उसको छोड़ दिया, हम उसको भूल गए। भूले तो होते नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो कि हुई नहीं थी, मतलब उस टाइम पे थी नहीं, टाइम पैक नहीं डाली थी, वो सारी चीज़ें आपकी रेसिड्यूरी लिस्ट में शामिल हो गई। वो चीज़ें जो कि इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं हुई थी वो आ गई रेसिड्यूरी में। रेसिड्यूरी में जैसे कि मान लो IT हो गया, कंप्यूटर आपका सॉफ्टवेयर, CS वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक लास्ट पार्ट आई थिंक सो बचा है, तो ये जो है हम लोग सेकेंड लास्ट पार्ट पे हैं। इस पार्ट में देखो अब पता चल रहा है कि जो देखो जैसे आपका मोनार्की वगैरह हो गया, उसमें तो सिर्फ आपको जो आपका रूलर होगा वही आपको डिसीजन देगा, मतलब कि आपको ये करना है। लेकिन जो हमारी पावर शेयरिंग होती है, इसका मतलब कि हर किसी को पावर डिवाइड करी जाती है, मतलब ऐसे ऐसे करके 2 या 3 पार्ट्स में पावर जो डिवाइड हमने पहले पढ़ा है। तो उसमें अगर हमको डिसीजन लेना है तो हमें भाई कोई भी चीज़ है उसमें कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, कोई पुरानी चीज़ को हटाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा ना। तो पावर शेयरिंग में भी तो डिसीजन लेते होंगे, तो पावर शेयरिंग में डिसीजन कैसे लेते हैं? पहले तो लेते ऐसे हैं कि देखो कोई भी चेंज होगा तो पहले वो जो है पास करवाना है बोथ द हाउसेस। कौन से हाउसेस? लोक और राज्य, ठीक। इन दोनों हाउसेस से लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों हाउसेस से पहले तो पास होगा।
और ये जो पास होगा इसमें 2/3 की माइनॉरिटी आनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2/3 लोग तो मानने ही चाहिए, समझ गए। अब क्या कि ये जो है सैंक्शन होना चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। प्रेजेंट टाइम में जितने भी टोटल स्टेट्स हो उसमें से हाफ ऑफ द स्टेट्स को मानना होगा ये डिसीजन जो भी हुआ है। अब क्या राज्य जाके मानेंगे, तो वो चीज़ तो समझ में आ गई ना कि जो भी उसमें रूलिंग जो भी आपका पार्टी होगी उस पर्टिकुलर रीजन में, मान लो जैसे उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी है, तो कोई भी चीज़ होगी तो वो चीज़ सैंक्शन करेंगे, ठीक है। वो जब सैंक्शन कर देंगे ऐसे ही करके, मान लो दिल्ली ने मान लिया और आपका पंजाब ने मान लिया, तो ये सारे स्टेट्स हैं। अगर इन जैसे टोटल स्टेट्स में से आधे स्टेट्स ने मान लिया तो आपका वो जो भी डिसीजन आपका है दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। उसके बाद अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन जुडिशरी का क्या रोल होता है यार। जुडिशरी तो हमें कुछ करती दिख नहीं रही है, एग्जीक्यूटिव और वो सब तो दिख रहे हैं। तो जुडिशरी का रोल ये होता है कि वो ये देखते हैं कि जो भी चीज़ मतलब आप कोई भी अगर कोई ऑर्डर आया है, कोई नया इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो ये देखते हैं कि जो जुडिशरी वाले लोग हैं वो ये देखेंगे कि आपका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या सही से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आपके प्रोविजंस होंगे या फिर कोई भी प्रोसीजर्स होंगे, तो वो चीज़ जुडिशरी का रोल हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं आप बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद डिस्प्यूट होता है अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, तो वो भी सेटल करते हैं जुडिशरी। मतलब जुडिशरी का रोल ये होता है कि अगर कोई भी पावर शेयर हो रही है, उसमें कोई लड़ाई दंगा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो जुडिशरी वाले उसको भी, मतलब जुडिशरी जो भी होगा तो वो उसको सेटल करेगा, ठीक, पर्टिकुलर टाइम पे। अब देखो ये चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये जो पर्टिकुलर, अभी देखो पहले पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखो पहला है कि यूज ऑफ इंग्लिश वाज स्टॉप्ड। इंग्लिश का यूज स्टॉप कर दिया गया था इन 1965, ठीक। और जो अब इससे क्या होगा, देखो अपना दिमाग लगाओ, जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी मतलब सॉरी जो हिंदी नहीं बोलते, अब क्या हुआ था जब इंग्लिश का यूज स्टॉप कर दिया था तो हमने हिंदी का यूज जो है ऑफिशियल कर दिया था, और कोई भी चीज़ जो होती थी जो वो बेसिकली हिंदी में होती थी। तो यहाँ से क्या दिक्कत हुई कि जो इंग्लिश बोलने वाले जो स्टेट्स थे या फिर जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ आती थी उनको समझ में आना दिक्कत होने लगा था, और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा डिमांड किया था कि इंग्लिश को भी कंटिन्यू करा जाए एज आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ये चीज़ जब नहीं मानी गई थी तो तमिलनाडु में इस चीज़ को बहुत वायलेंटली ले लिया था, क्योंकि तमिलनाडु वाले या तो इंग्लिश समझते या तो तमिल समझते, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ये वायलेंट तमिलनाडु में भी हो गया था। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इंग्लिश का यूज़ किस ईयर में स्टॉप किया गया था, या फिर आपको बोला जाए कि केस ऑफ 1965 लिखो तो आप वो लिखोगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो मान गई थी कि यूज़ करा जाए इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज के तरीके से हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। बस ये देखो लास्ट पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल एकदम आपका सेकेंड लास्ट पार्ट यू कैन से, बिकॉज इसके बाद बस इतनी चीज़ें हैं। मैंने ये चीज़ इसलिए बता दी क्योंकि चैप्टर काफ़ी हो सकता है लंबा चला जाए, तो आपको सही रहेगा, मतलब आपको पता है जबकि आपको इतना ही और पढ़ना है तो, ठीक है। So, beginning era of coalition. After 1990s, rise of regional parties in many states of the country, ठीक है। रीजनल पार्टीज जो थी 1990 में वो क्या हुई थी, बहुत जल्दी बढ़ने लगी थी, ठीक है। सो एट सेंटर उसका रोल हो गया था, और ये एक काइंड ऑफ नया कल्चर था, ठीक है, नया कल्चर था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कोलिशन का मतलब क्या कि अगर एक प्रॉपर पार्टी, एक कंट्री में या कहीं पे भी एक रीजन में नहीं आ पा रही है, तो फिर क्या होगा कि उसकी जगह पे दो पार्टीज मिल करके आ जाएंगी,
अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करा था। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप पावर को उठा के किसी को डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपनी पावर शेयर कर रही थी, लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मतलब म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत ऐड हो गई थी, ठीक है। इसकी नीड क्या थी? इसकी नीड ये थी कि जो लोकल गवर्नमेंट है मतलब वो सबसे ज़्यादा बेस्ट अपना मतलब ये समझ सकती है, क्योंकि जो नॉर्मल कहीं का इंसान है तो लोकल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अच्छे से नीड समझ सकती थी। और फिर उसके बाद जितने ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी में आएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद क्या कि जो लोग थे उनके पास बेटर नॉलेज होती। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हो और यहाँ पे वाटर की कमी है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ का करवाना है, बट अगर हो सकता है यहाँ वाला इंसान आपको रूल कर रहा है तो उसको क्या पता कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, तो हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लग जाए, बस बल्कि आपको उस चीज़ की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। हो सकता है दूर से दिखने में वो दिख रहा हो, लेकिन ठीक है। फिर क्या चीज़ हो गई, प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो जाती थी लोकल लेवल पे। यार सोचो, अगर एक कंट्री में एक पूरा सिर्फ एक चीज़ मतलब एक गवर्नमेंट है जो कि चला रहा है तो उसमें आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और बल्कि जब लोकल लेवल पे चीज़ें होती थी तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती थी, और जब अगर बड़े लेवल की बात हो जाती थी तो फिर वो चले जाती थी, ठीक है। उसके बाद मेजर स्टेप्स जो थे जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर लिए गए थे 1992 में, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया था टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। लोकल गवर्नमेंट को मैंडेटरी हो गया था कि वो इलेक्शंस रेगुलरली होल्ड करें, बल्कि हो सकता है कि वो उस टाइम पे नहीं कर रहे थे, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, सीट्स रिजर्व हो गई थी SC STs OBCs और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एटलीस्ट 2/3 सीट्स वुमेन के लिए हो गई थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट कर दिया गया था हर स्टेट में, और वो कंडक्ट करवाता था पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। अब क्या हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसने एक्वायर कर लिया था टू शेयर सम ऑफ द पावर्स एंड रेवेन्यू टू द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं आ पा रहे थे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो क्या करती थी कि आपको लोकल गवर्नमेंट को पैसे कहीं ना कहीं दे देती थी, ठीक है। इतना है। अब इसके बाद ये चीज़ें पढ़ेंगे, लेट्स गो फॉर इट। कि हर लास्ट पार्ट पे मैंने ये बोला है कि इसके बाद एक पार्ट और है, तो अब इसको जान के खुश हो जाओ कि इसके बाद कोई भी पार्ट और नहीं है, और ये लास्ट पार्ट है हमारा, जिसमें कि हम जिसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इसमें इस पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं, ठीक है। दिखने में छोटा सा लग रहा है बट है नहीं छोटा सा, काफ़ी बड़ा सा है। तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है? हर विलेज लोकल गवर्नमेंट में या तो हर विलेज में या तो एक ग्रुप ऑफ विलेज बन जाता है। मतलब देखो क्या होता है, एक विलेज है, सपोज कर लो इतना छोटा सा है, आवाज़ आ रही पीछे से, कोई बात नहीं सुन लो, ठीक है। एक विलेज है, अगर ये बड़ा है मतलब सफिशिएंट है तब तो ठीक है, सिर्फ एक विलेज। अगर एक विलेज सफिशिएंट नहीं है तो 2-3-4 विलेजेस बन के एक बड़ा सा विलेज का वो बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस बना लेते हैं, और जिसमें स्टेट जो है ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइज करवा देती है, जो कि डिसीजन मेकिंग में मतलब काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो ये काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड, ठीक है, मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच, प्रेसिडेंट और सरपंच। पंच, प्रेसिडेंट, सरपंच पहले भी पढ़ चुके हो कि ये लोग जो होते हैं, जो मतलब मेंबर्स होते हैं इसके, उनको कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, यानी कि देखो बेसिकली क्या होता है, जो मतलब बहुत बुढ़े बुढ़े लोग होते हैं विलेज के, वही लोग मतलब आपको कुछ ना कुछ मतलब करके देते हैं। कोई भी डिसीजन होता है तो वो वही लोग ही मतलब करके डिसाइड करके देते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, अब देखो लोकल गवर्नमेंट जो है अर्बन एरियाज में, तो म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं वो टाउन्स में होती हैं, ठीक है। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं वो बिग सिटीज़ में होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कौन होता है? पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? तो मेयर होता है, ठीक।
अब कंट्रोल्ड एंड इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक, अब इन चीज़ों के ये जितना भी हमने पहले पीछे पढ़ा है, इसका कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं, हो सकता है नज़र आ रहे हो, कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम की बात करी जाती है तो अगर हम 5 पॉजिटिव आउटकम देते हैं तो हम खाली 3 नेगेटिव आउटकम देते हैं, चाहे हो कितने भी। अगर स्पेसिफिकली नेगेटिव नहीं पूछे हैं तो, नेगेटिव अगर पूछे गए हैं तो फिर आप, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सो राइट एटलीस्ट 7 और 8। लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पूछे तो 5 पॉजिटिव लिख के आपको 3 नेगेटिव लिखने। क्लियर? अब देखो इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या है, मतलब ये जो आपको लोकल गवर्नमेंट वगैरह बनाई है उसकी बात कर रहे हैं। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है। मतलब देखो, किसी से पावर लेके किसी को देना, कहीं ना कहीं पे मतलब आप खुद सोचो कि जिससे पावर ली जा रही है वो कहीं ना कहीं दुखी होगा, क्योंकि जिससे पावर दी जा रही है वो तो ठीक है, सेटिस्फाइड है कि हाँ आई एम गेटिंग माई राइट्स, बट जिसको पावर जिससे छीन करके दी जा रही है वो खुश नहीं होगा। तो वो उसका एक्सपेरिमेंट जो था हमारा, जो हमने मतलब कहाँ से, जो सेंटर से और स्टेट से पावर लेके लोकल को दी थी, तो वो जो है कहीं ना कहीं हमारा सक्सेसफुल हो गया था। 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कहीं ना कहीं पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में। कॉर्पोरेशनल स्टेटस जो है लोकल गवर्नमेंट का हैज़ हेल्प डीपन द डेमोक्रेसी। अच्छा, जितने भी मेंबर्स होंगे कोई पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में, उतनी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। तो उतना स्ट्रांग अगर होती है तो देखो लोकल गवर्नमेंट में क्या बात होती है कि लोकल गवर्नमेंट में आपको जो आपके पर्टिकुलर स्टेट के, मतलब सॉरी, जो पर्टिकुलर रीजन के है उसमें से आपको निकालना है। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। फिर वुमेन्स की कहीं ना कहीं वॉइस जो है और रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुई है इससे, नो डाउट। मतलब आपने खुद देखा होगा कि 1/3 उनको सीट्स मिली थी। ठीक है, तो इससे उनकी वॉइसेस रेज हुई हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है। आज के टाइम पे भी काफ़ी मतलब आपकी सभा वगैरह जो होती हैं उसमें होते हैं, बट कहीं ना कहीं यार उतना इक्वल नहीं मिल पाया है, बट देन टू जितना मिला है वो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेगेटिव देख लेते हैं। कितने मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड द सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। मतलब कि कोई काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं, स्टेट लेवल्स ऐसे हैं जिन्होंने लोकल लेवल्स को अब जितनी पावर उनको देनी चाहिए थी उतनी पावर उनको नहीं दी गई है। तो वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, यहाँ पे लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज से हम बता सकते हैं कि अगर सोचो आपको 50,000 की ज़रूरत है आज के टाइम पे, तो मतलब आप कितना ज़्यादा समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ द वैक्सीन्स। मतलब वैक्सीन्स अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर अगर आप वैक्सीन्स आर नॉट इवन अवेलेबल तो आप उनको कैसे सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है पैसे को कहीं ना कहीं कंसीडर किया गया, या फिर आप बोल लो कि ह्यूमन रिसोर्स को कंसीडर करा गया, बट हम अभी पैसे की बात करते हैं कि हमें 50,000 की नीड है। अगर 50,000 स्टेट को मिल जाता है तो वो क्या करेगा कि 30,000 अपने पास रख लेगा और 20,000 दे देगा लोकल को। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। बट उनके पास अगर है ही 30, अगर उनके पास 30,000 ही है खाली, 30,000 की तो उन्हीं की नीड थी ना यार, तो वो कहीं ना कहीं चलो इसमें कम करके, क्योंकि इतना कोई कम नहीं करेगा, तो चलो यहाँ पे 25,000 वो खुद रख लेंगे। ठीक है, और वो तुमको दे देंगे 5,000। तो जहाँ पे यू आर सपोज टू गेट 20,000, यू आर नाउ गेटिंग ओनली 5,000। ठीक है, तो 15,000 का कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज की कमी हो रही है। और काफ़ी देखो बहुत रॉन्ग मेथड्स भी कहीं ना कहीं इसमें आपको मतलब देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिसेस आर नॉट टू बी डन वो भी हो जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब देखो मैंने इसमें 2 ही आपको पॉइंट्स दिए हैं ऑफ नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव क्या है, गिवन यू 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका आप एक एवरेज रखो, क्योंकि आपके बुक में जितने ये ढेर सारे, बट अगर आप 4 ये लिख रहे हो तो आप 2 ये लिख। नेगेटिव कंप्लीटली नेगेटिव नहीं आता है लिखने के लिए, बट अगर आ जाता है तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और फिर नीचे लिख दो लॉन्ग वे टू अचीव द आइडल्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
एंड दैट्स ऑल. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट each and every information and each and every syllabus of your class 10th very soon on this channel only. Everything is going on side by side, so don't just forget to like, share and subscribe. Bye bye.